नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. Concentration of solution can be calculated by 3 different methods. इसके बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा. देखो, वेट बाई परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट और मास बाई वॉल्यूम परसेंट. क्लियर. अब इसमें मैं बात करूं तो सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन की बात होती है. तो सोल्यूट जो लेसर अमाउंट में है, सॉल्यूशन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100. वेट बाय वेट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, वेट बाय वेट, तो वेट बाय वेट में सोल्यूट भी आपको वेट में लेना पड़ेगा और सॉल्यूशन भी किस में लेना है आपको, वेट के अंदर. तो उसको क्या कह दिया अपन ने, सोल्यूट. इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो हम कहेंगे वेट ऑफ सोल्यूट इन मास, क्योंकि वेट तो मास में ही होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन मास मल्टीप्लाइड बाय 100. फिर अपन बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाइड बाय 100. ईजी है, फॉर्मूला सब में सेम रहेगा, लेकिन अपने को केवल उसकी यूनिट्स में डिफरेंट करना पड़ेगा. फिर है मास बाय वॉल्यूम, तो वेट ऊपर अपने को मास लेना है और नीचे वॉल्यूम लेना है. मास किलोग्राम के अंदर आ जाएगा और वॉल्यूम लीटर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि लिक्विड्स को अपन कभी लीटर में भी लेते हैं, कभी मास में भी लेते हैं. देखो, एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं मैं आप लोगों को. तो जब अपन दूध लेने के लिए जाते हैं तो अपन कभी बोलते हैं 1 लीटर के लिए कि जाओ 1 लीटर दूध लेके आओ, और कभी अपन बोलते हैं 1 किलोग्राम के लिए. हालांकि कुछ डिफरेंस है इसके अंदर वैल्यू के अंदर, लेकिन अपन जनरल लैंग्वेज में जो काम लेते हैं, कभी 1 लीटर कभी 1 किलोग्राम, उसी और रेस्पेक्ट में ये है. कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स है जो आप लोगों को याद करनी है. सबसे पहले मोलैरिटी. क्या बात कर रहे हैं, मोलैरिटी. क्या होती है मोलैरिटी? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. किससे आइडेंटिफाई करते हैं इसको? तो कैपिटल एम. क्लियर, स्मॉल एम नहीं है, कैपिटल एम. क्लियर. तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसके हैं ये, सोल्यूट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो वॉल्यूम किस में होगा, लीटर के अंदर. ये है नंबर ऑफ मोल. क्लियर. अभी नंबर ऑफ मोल भी अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप लोग 9th क्लास की बुक में देख लेना भाई. ओके. अब इसकी यूनिट क्या होगी? तो यूनिट के लिए बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल है तो मोल, और वॉल्यूम है तो लीटर इनवर्स, तो मोल अपॉन लीटर. क्लियर. चलिए अगली बात करते हैं अपन, मोलैलिटी. मोलैलिटी सिंबल होगा स्मॉल एम, ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम. अब इसकी क्या डेफिनेशन होगी? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ध्यान से सुनना, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. इसका मतलब क्या हो गया, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, सेम चीज़ है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. क्या बात करी अपन ने, मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि ये लीटर में है तो मोलैरिटी है, लेकिन अगर वही चीज़ किलोग्राम में लोगे तो क्या हो जाएगी आपकी, मोलैलिटी. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर किलोग्राम. क्लियर. अब इनके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी आप लोग करने की कोशिश करना, और ध्यान रखना इनकी भी डेफिनेशंस वगैरह भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए. नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अपन मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन. अब सीधी सी लैंग्वेज में अगर आपको कहूँ तो मोल फ्रैक्शन क्या है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए जैसे अपन ने कोई कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन भी है, इसके अंदर नाइट्रोजन भी है और इसके अंदर हाइड्रोजन भी है. तो मोल फ्रैक्शन अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, डेफिनेशन तो अभी मैं बाद में बताऊंगा, पर आप लोग इसका ध्यान रखना
कि जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन तीनों के जो भी मोल ऑफ फ्रैक्शन होंगे, सबसे पहली चीज़ तो इन तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 1। क्लियर? सभी के कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा? 1। क्लियर? 1 कह दो या 10 कह दो, तो ये 10 कहेंगे तो अपन थोड़ी बड़ी यूनिट में चले जाएंगे, तो अपन जैसे अपन ने माना इनकी जो सम है वो 10 है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन का मोल ऑफ फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल 6 लिया अपन ने, इसका अपन ने 2 लिया, तो 2 6 + 2 8, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए हमारे पास? 2। तो इन तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल चला गया अपना? 10। अगर अपन 1 बात करेंगे तो सबके आगे पॉइंट पॉइंट लगा लो तो आपको हो जाएगा। क्लियर? अब मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ, तो इन सॉल्यूशन इक्वल टू द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट। क्लियर? क्या है मोल फ्रैक्शन? तो हर एक कंपोनेंट के जो रेशो हैं उन रेशो का इक्वल जो होगा वो टोटल नंबर के इक्वल में होगा। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। जैसे अपन ने कहा A, तो इसका मोल फ्रैक्शन अपन ने माना A। अगर अपन लिया B, तो B। अगर ये दो कंपोनेंट लिए तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन के होगा, और मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल है वो X। क्लियर? तो अपन ये बात करेंगे तो देखो इसमें ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द रेशो ऑफ नंबर। तो अपन ने कहा एक कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन नहीं पूछते आप लोगों को, बस इतना से ध्यान रखना कि इनका जो सम होगा वो टोटल मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, और टोटल मोल फ्रैक्शन जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपके डेरिवेशन में आगे काम आने वाली चीज़ है, तो इसका ध्यान रखना। इज इक्वल टू द रेशो ऑफ नंबर ऑफ moles of that component to the total number of moles of all components। ठीक है? फॉर एग्जांपल अपन ने बात करी है कि जैसे कोई ए कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन ए है, बी कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन बी है, और इन दोनों का जो सम होगा वो टोटल मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। क्लियर? अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो एक फॉर्मूला है, वो भी ध्यान रखना है। एक्स ए अगर है तो एन ए का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, एन ए प्लस एन बी। क्लियर? एक्स बी अगर अपन ने लिया तो ये एन बी, एन ए प्लस एन बी। इस फॉर्मूले से अपन एक्स ए और एक्स बी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक्स बी इज़ इन लार्जर अमाउंट, या अपन ने कहा कि एक्स ए इज़ इन लार्जर अमाउंट, तो जो लार्जर अमाउंट में होगा वो क्या हो जाएगा अपना? सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में होगा वो क्या हो गया? सोल्यूट। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये अपने को इस टर्म में भी हमारे को पूछ सकते हैं कि एक्स ए मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का क्या है, सोल्यूट का क्या है, उस तरीके से अपने को पूछा जा सकता है ना? अब ये एन ए क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स अपने को फाइंड पता है, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, इससे भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये अपन पहले से कह चुके हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है ना, टेम्परेचर से वेरी कर सकती है, सॉरी, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट है। ये टेम्परेचर से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अपन ने कहते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट। ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट यूनिट है। ठीक है? एक आप लोगों की बुक में ppm पार्ट्स पर मिलियन दे रखा है, तो ये जितनी भी यूनिट्स है ये पार्ट्स पर मिलियन में कब हो जाएगी? जब 100 की जगह पर अपन क्या यूज़ में ले लेने जाए? 10⁻⁶, तो ये ppm के अंदर हो जाएगी। परसेंट में पूछ ले तो 100, और ppm में पार्ट्स पर मिलियन में पूछ ले तो मिलियन से मल्टीप्लाई करना। क्लियर? चलो,
ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं फिर अपन।